हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से भारत में स्वराज पार्टी का गठन होता है। साथ ही हम चर्चा कर रहे थे कि स्वराज पार्टी से पहले कांग्रेस में किस तरीके के विवाद चल रहे थे और यही विवाद जो है वो एक अलग दल के रूप में गठित होता है। दल को गठित करने के लिए उत्तरदायी होता है, जो कि स्वराज दल के नाम से एक कांग्रेस का विभाजन करके और स्वराज दल नाम से एक अलग पार्टी का गठन किया जाता है। ठीक है, पिछली कक्षा में हम कुछ और चीज़ों जैसे कि असहयोग आंदोलन की चर्चा कर चुके थे। साथ ही असहयोग आंदोलन क्यों समाप्त किया गया, जिसके पीछे प्रमुख रीज़न था चौरा चौरी की घटना, इस सब की हम चर्चा कर चुके थे। आज की क्लास में हम 1900 कह सकते हैं कि 1923 जो कि स्वराज पार्टी के गठन का वर्ष था, इसके बाद कौन से प्रमुख घटनाएं हो रही थी भारतीय इतिहास में, इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मैंने कहा कि इतिहास को वैसे हम एक पक्षीय तरीके से पढ़ते हैं, मतलब किसी एक घटना को उठा करके और उसमें घटित होने वाले सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को हम देखते हैं। लेकिन इतिहास में कई सारी चीज़ें जो है वो पैरेलली चल रही होती हैं। जैसे कि एक तरफ कांग्रेस से संबंधित कुछ विवाद चल रहे हैं, कांग्रेस के अंदर कुछ कार्य चल रहे हैं, दूसरी तरफ अंग्रेज अपनी कुछ अलग गतिविधियां कर रहे हैं, अंग्रेज जो है वो ब्रिटेन में कुछ गतिविधियां कर रहे हैं। ठीक है, भारत में क्रांतिकारी जो नेता हैं वो कुछ काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक साथ एक ही समय में देश के अलग अलग एरिया में पैरेलली चल रही होती हैं और इन सभी को एक साथ स्टडी कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसीलिए हम इनको इंडिविजुअल इवेंट्स के तौर पे स्टडी करते हैं। यहीं पे हम चर्चा कर चुके थे कि 1923 में किस तरीके से कांग्रेस से एक दल का विभाजन होता है, जिसको कि हम स्वराज दल के नाम से जानते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे कुछ क्रांतिकारी नेता जो थे, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, भगत सिंह हो गए, अशफाक उल्लाह खां हो गए, रोशन सिंह हो गए, राजेंद्र लाहिड़ी हो गए, ये लोग कुछ विभिन्न गतिविधियों में संलिप्त थे। ठीक है, कुछ हिंसक गतिविधियों में संलिप्त थे। ठीक, तो इनको हम देश में क्रांतिकारी नेता के तौर पर जानते हैं और इनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, इनको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो 1923 तक की घटनाएं तो हम देख चुके थे। नेक्स्ट जो प्रमुख घटना है भारत में 1924 की एक घटना है, जिसको कि हम एक संस्था के गठन के रूप में जानते हैं। ठीक है, इस संस्था का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका गठन किया गया था 1924 में। अब इस संस्था को जनरली HRA के नाम से भी जाना जाता है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। एक्चुअली में जो कांग्रेस था, कांग्रेस के भीतर नरम दल और गरम दल, ये दो गुट शामिल थे, लेकिन ये दोनों ही गुट हिंसक गतिविधियों में संलिप्त नहीं थे। नरम दल एक तरफ अनुनय विनय की नीति अपनाता था, तो दूसरी तरफ जो गरम दल है वो आंदोलन की नीति अपनाता था। आंदोलन, धरना प्रदर्शन, ये सब में लिप्त रहते थे, इन सबको ठीक मानते थे। वहीं तीसरा जो एक दल है, वो चाहता था कि हिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त किया जाए। ठीक है, ये हिंसक गतिविधियों में संलिप्त थे और ऐसी ही एक संस्था का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अक्टूबर 1924 में जितने भी क्रांतिकारी दल थे, क्रांतिकारी दल कहने का मतलब है जो हिंसक गतिविधियां करने से डरते नहीं थे, हिंसा में संलिप्त रहते थे, तो सभी क्रांतिकारी दलों ने कानपुर में एक बैठक का आयोजन किया था। ठीक है, ये जो जितने भी देश के अलग अलग कोने में क्रांतिकारी नेता, उस समय के उभरते हुए क्रांतिकारी नेता थे, उन सभी ने एक मीटिंग बुलाया था। कहाँ पे? कानपुर में। अक्टूबर 1924 में कानपुर में क्रांतिकारी दलों की बैठक।
क्रांतिकारी दलों की बैठक, एक सम्मेलन बुलाया गया था। अब ये बैठक क्यों बुलाया गया होगा? जाहिर सी बात है कि देश के अलग अलग कोने में जो क्रांतिकारी नेता हैं वो स्थानीय रूप से अपने अपने एरिया के बेटरमेंट के लिए, भलाई के लिए वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब तक उनको एक पूरा मंच नहीं मिलेगा, एक संस्था के रूप में जब तक उनको लोग जानेंगे नहीं, तब तक उनको समर्थन भी नहीं देंगे। इसी वजह से एक बड़ा गुट, एक बड़ी संस्था बनाने के लिए इन सभी दलों ने आपस में एक बैठक का आयोजन किया। और इसी बैठक में जो प्रमुख नेता थे, जैसे कि उस टाइम के हमारे जो सबसे प्रिय भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, इसके अलावा सचिंद्र नाथ सान्याल हो गए, कुछ और जैसे कि भगवती चरण बोहरा हो गए। ये सभी जो हैं उस समय के प्रमुख क्रांतिकारी नेता कहे जाते थे। ठीक है। और इसी बैठक में 1924 में ही HRA के गठन का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है। तो HRA का गठन कहाँ हुआ था? सबसे पहले HRA इसका गठन कानपुर में किया गया, कानपुर में। ठीक है। कब हुआ था? अक्टूबर 1924 में। इसमें जो कानपुर में HRA का गठन हुआ था, इसकी बहुत सारी लोकल शाखाएं भी बनाई गई। जैसे कि जिस एरिया से लोग क्रांतिकारी नेता आए थे, उस एरिया में कुछ लोकल ब्रांचेस भी डेवलप की गई। जैसे कि बंगाल वाला एरिया हो गया, बिहार वाला हो गया, यूपी में, पंजाब में, और दक्षिण भारत में चलें तो मद्रास में। इन सभी एरिया पे HRA मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थानीय शाखाओं का गठन किया गया। ठीक है। ताकि वहाँ के लोकल यूथ को, लोकल जो हमारे युवा हैं, उनको इंकरेज किया जा सके, उनको मोटिवेट किया जा सके। ठीक है। और इनका आदर्श क्या था? ये किन आदर्शों पर चल रहे थे? तो इनका सबसे पहला विश्वास था कि अहिंसा की नीति कोई काम की नहीं है। ठीक है। तो ये क्या चाहते थे? अहिंसा को ये यूज़लेस मानते थे। मतलब जो गांधी जी की आदर्शवादी नीतियाँ हैं, अहिंसात्मक नीति है, इनको निरर्थक मानते थे। ये चाहते थे सशस्त्र क्रांति होनी चाहिए, सशस्त्र क्रांति पर विश्वास करते थे। ठीक है। हथियार का जवाब हथियार से देना चाहते थे। दूसरी चीज़, जो HRA था, जिसमें कि भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे प्रमुख नेता थे, ये सब चाहते थे कि हमें अनुनय विनय या रिक्वेस्ट वाली चीज़ों से दूर होनी चाहिए। मतलब इनको अंग्रेज़ों के सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। बल्कि इनको क्रांति की आवश्यकता पर बल दे रहे थे। ठीक है। ये चाहते थे कि देश के पूरे युवा और आम जन मिल करके क्रांति करें, क्रांति पर बल दे रहे थे। ठीक। ये सभी क्रांति पर बल देते थे, अहिंसा को बेमतलब की चीज़ मानते थे, सशस्त्र क्रांति पर बल दे रहे थे। ये चाहते थे कि देश के पूरे युवा या देश के पूरे आम जन और देश के सभी युवा वर्ग इस क्रांति में भाग लें, ये इनकी इच्छा थी। ठीक है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ थी, ये उपनिवेशिक भारत के पक्ष में नहीं थे। मतलब एक स्टेट होता है ना कि जिसको हम कहते हैं कि एक तो था भारत को गुलाम वाली कंडीशन, एक होती है औपनिवेशिक, या इसको हम कहते हैं डोमिनियन स्टेट, उपनिवेश, और तीसरी एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं स्वतंत्र। ठीक। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? गुलाम होने का मतलब तो आपको पता ही है कि मालिक या जो आपके ऊपर सरकार बैठी है वो जैसा डायरेक्शन देगी वैसा काम करना है, ये हो गया गुलामी। उपनिवेश का मतलब है कि देश की कुछ गतिविधियां जो हैं वो किसी दूसरे देश के कंट्रोल में रहेंगी। जैसे कि भारत के केस में देखें तो भारत की कुछ चीज़ें या भारत की कुछ पॉलिसीज़, इनका कंट्रोल रहेगा ब्रिटेन के हाथ में, और कुछ चीज़ें जो है वो भारत उनको डिसीजन लेने में स्वतंत्र रहेगा। जैसे कि भारत की, मान लो भारत अगर एक उपनिवेश होता तो भारत की रक्षा नीति, भारत की विदेश नीति, भारत की आर्थिक नीति, इन सभी पर नियंत्रण होता यूके का। और अगर भारत जो है जब स्वतंत्र कंडीशन में है तो आपको पता है कि भारत जो है वो किसी भी मामले में किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। मतलब स्वतंत्रता का मतलब है पूर्ण स्वतंत्रता, किसी भी मामले पे किसी दूसरे देश पर निर्भर न होना।
तो कई बार जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो भारत के लिए उपनिवेश की डिमांड करते थे, ठीक है, भारत को एक औपनिवेशिक राज्य देने, औपनिवेशिक या डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की डिमांड करते थे। लेकिन जो क्रांतिकारी आंदोलनकारी थे, जो क्रांति के द्वारा आज़ादी प्राप्त करना चाहते थे, वो उपनिवेश को ठीक नहीं समझते थे। वो चाहते थे पूर्ण स्वतंत्रता, बिना किसी शर्त के पूरी और 100% स्वतंत्रता चाहते थे। मतलब ब्रिटेन का यहाँ पे कोई भी हस्तक्षेप ना हो, किसी भी यूरोपीय देश का या किसी भी देश, बाहरी देश का कोई हस्तक्षेप ना हो भारत में, ऐसी स्वतंत्रता चाहते थे हमारे HRA के लीडर्स, ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के लीडर्स। ये एक संयुक्त और स्वतंत्र भारत की स्थापना करना चाहते थे। संयुक्त और स्वतंत्र भारत, संयुक्त और स्वतंत्र भारत की स्थापना करना चाहते थे, ठीक है, हिंसा के माध्यम से, ठीक है। और इसी क्रम में 1924 में, अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया जाता है। इसके बाद में 1925 ये जो क्रांतिकारी आंदोलनकारी थे हमारे यहाँ, इन्होंने क्या किया, 1925 में एक घटना को अंजाम दिया जिसको हम कहते हैं काकोरी कांड। काकोरी कांड स्पेसिफिक अगर ईयर पूछा जाए तो 9 अगस्त 1925, ठीक है। काकोरी कांड क्या था, इसको भी अगर आपने भगत सिंह की कोई मूवी देखी होगी तो वहाँ पे हमने देखा था कि कैसे एक ट्रेन को लूट करके, ट्रेन में जो भी कीमती सामान है उसको लूट करके, और ये देश की आज़ादी के लिए जो संघर्ष चल रहा था उसमें उसको, उस संपत्ति का उपयोग करते हैं, ठीक है। भाई इतनी बड़ी क्रांतिकारी जब आंदोलन चल रहा है तो उसमें संसाधन की आवश्यकता तो है ही, गन चाहिए, गोला बारूद चाहिए, पैसे चाहिए, तो वो सारे जो चीज़ें हैं वो कहाँ से आएंगी। तो यहाँ वैसे जो लोकल लीडर्स थे वो कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज करके इनको दिया करते थे। लेकिन अब जब इनकी डिमांड ज़्यादा हो गई थी, मतलब इनको पूरे देश में देशव्यापी आंदोलन अगर चलाना था तो इनको ज़्यादा पैसों की, ज़्यादा संसाधन की आवश्यकता थी। और इसीलिए इन्होंने एक ट्रेन जिसमें कि सरकारी संपत्ति जा रही थी, सरकारी पैसा उस ट्रेन के माध्यम से जा रहा था, उसी ट्रेन को लूटने का इन्होंने प्लान बनाया और जिस घटना को अंजाम दिया उसी को ही हम कहते हैं काकोरी कांड, ठीक है। इसमें अगर प्रमुख बातों की चर्चा करें तो HRA, अभी हमने जिस क्रांतिकारी दल की चर्चा की उसी दल के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो क्रांतिकारी थे, इन्होंने 9 अगस्त 1925 को एक ट्रेन को लूटने की योजना बनाई थी और लूटा था, ठीक है। इस ट्रेन को, ये जो ट्रेन थे इसका स्पेसिफिक अगर लोकेशन पूछा जाए तो ये जा रहा था सहारनपुर से काकोरी, ठीक है। सहारनपुर काकोरी के बीच चलने वाली जो ट्रेन थी इसी को ही काकोरी में लूटा गया था, इसीलिए इसको काकोरी कांड कहा जाता है। काकोरी जो है वो जगह का नाम है, ठीक है। इसमें जो लूट की कार्रवाई थी इसको अंजाम देने वाले अगर प्रमुख नेताओं की अगर बात करें तो इसमें हमारे चंद्रशेखर आज़ाद थे, इसके अलावा बिस्मिल्ला खां थे, अशफाक उल्लाह खां थे, रोशन सिंह थे। मैं कुछ लोगों के यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। प्रमुख नेताओं की अगर इसमें चर्चा की जाए तो चंद्रशेखर आज़ाद, ये इस घटना के बाद में फरार हो गए थे ये, और कुछ जो क्रांतिकारी हैं वो पकड़े भी गए थे, ठीक है। इसमें एक थे राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल। एक व्यक्ति हैं अशफाक उल्लाह खां, अशफाक उल्लाह खां। इसके अलावा एक व्यक्ति का नाम है रोशन सिंह, और एक प्रमुख व्यक्ति थे राजेंद्र लाहिड़ी। ठीक है, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति काकोरी कांड में शामिल था या नहीं था। वैसे ये इतने लोग प्रमुख थे, इनके अलावा भी कुछ और व्यक्ति थे जिनके नाम बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इतना नाम कम से कम याद रखने की आवश्यकता है। चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाक उल्लाह खां हो गए,
रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, ये प्रमुख व्यक्ति थे जो कि काकोरी कांड में शामिल थे। ठीक है, और इस घटना के बाद में चंद्रशेखर आज़ाद, इनको ये तो फरार हो गए थे, और कुछ लोगों को, ठीक है, इनमें से जो राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे, इनको अलग अलग स्थानों पे पकड़ करके इनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, तो ये जो पूरा इवेंट था, जो पूरी घटनाक्रम थी, इसी को ही हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस घटना में जितने भी क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए थे, उनको पकड़ करके उनके ऊपर जो केस चलाया गया, इसी को ही काकोरी षड्यंत्र केस भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर काकोरी कांड को एक बार समराइज़ करें तो 9 अगस्त 1925 को HRA के जो लीडर्स थे, जो सदस्य थे, इन्होंने काकोरी जाने वाली एक ट्रेन को लूटने का प्रयास किया था। ठीक है, ये घटना किस प्रकार की घटना थी? तो इसमें ट्रेन लूटने की घटना थी। ठीक है, तो ये ट्रेन सहारनपुर से काकोरी जाने वाली ट्रेन को इन्होंने काकोरी में लूटा था, और प्रमुख जो लीडर्स थे, इनको अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया गया था। सभी के ऊपर ट्रायल चला था, कुछ को आजीवन कारावास मिला, कुछ को फांसी दे दी गई थी, और चंद्रशेखर आज़ाद इस पूरे इवेंट से, मतलब वो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सका था, वो फरार हो गए थे। ठीक है, तो काकोरी कांड के बारे में इतनी प्रमुख चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण घटना है वो हम HRA के कन्वर्जन के बारे में है। असल में यहाँ पे जो HRA था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसी को ही कन्वर्ट कर दिया जाता है HSRA के रूप में। ठीक है, ये कब होता है? 1928 में। ठीक, जो काकोरी कांड था, काकोरी कांड के बाद में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के ज़्यादातर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। एकमात्र जो व्यक्ति बचे हुए थे, जो कि पकड़े भी नहीं गए थे, फरार हो गए थे, उनका नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। इन्हीं के नेतृत्व में क्रांतिकारियों का एक नया दल गठित किया गया, और इसका नाम क्या रखा गया? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट। अच्छा, इसका पूरा नाम क्या था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, पहले क्या नाम था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसमें बीच में एस लगा करके इसका नाम क्या कर दिया गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, इसका गठन कब किया गया था? इसका गठन हुआ था 1928 में। ठीक है, और HRA का गठन कब हुआ था? 1924 में। इसी को कन्वर्ट कर दिया गया HSRA के रूप में। तो जैसे मैं बता रहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद ने इस नए दल का गठन किया, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ही बचे थे काकोरी कांड के बाद में, बाकी सब पकड़े गए थे और उनको फांसी दे दी गई थी या आजीवन कारावास दे दिया गया था। ठीक है, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने बाद में 1928 के समय में एक नए दल का, जिसको हम कह रहे हैं HSRA, इसका गठन किया। तो आज़ाद ने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इस संस्था की स्थापना की। पूछा जाए कि इसकी स्थापना कहाँ हुई, तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला, इस नाम से वहाँ पे एक मैदान भी है, फिरोज शाह कोटला मैदान, इंटरनेशनल स्टेडियम है, जहाँ पे काफ़ी इंडिया के मैचेस भी होते हैं। ठीक है, तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इन्होंने HSRA की स्थापना की थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य भी वैसा ही था जैसे कि HRA का था। इनका उद्देश्य क्या था? समाजवादी और गणतंत्रात्मक राज्य की या देश की स्थापना करना। ठीक है, जहाँ पे सभी को समान राइट्स मिले, समान अधिकार मिले, और कोई भी व्यक्ति जो है वो दलित किसी भी व्यक्ति का शोषण न किया जा सके। ठीक, और इस संस्था के जो प्रमुख लीडर्स थे, HRA वाले तो ज़्यादातर उनको फांसी दे दिया गया था, तो HSRA में कुछ नए लीडर्स जुड़ते हैं। तो सबसे प्रमुख तो अपने चंद्रशेखर आज़ाद ही थे, चंद्रशेखर आज़ाद। इसके अलावा हमारे कुछ महत्वपूर्ण लीडर्स, महत्वपूर्ण क्रांतिकारी व्यक्तियों की अगर चर्चा करें तो इसमें एक व्यक्ति का नाम है जयदेव।
जयदेव कपूर, भगत सिंह, ये भी यहाँ पर थे, भगत सिंह भी इसमें थे। ठीक है, एक व्यक्ति और है सुखदेव, भगत सिंह के साथ सुखदेव को भी फांसी दी गई थी। ठीक है, सुखदेव। और एक व्यक्ति हैं यहीं पे भगवती चरण बोहरा, भगवती चरण बोहरा। इतने लोगों को यहाँ पे, ये जो प्रमुख व्यक्ति हैं HSRA के गठन के समय प्रमुख सदस्य के रूप में कार्य कर रहे थे। ठीक है, और 1928 के बाद में 1929 में भगत सिंह के द्वारा लेजिस्लेटिव असेंबली में बम कांड किया जाता है, जिसके वजह से इनको फांसी दे दी जाती है। एक्चुअली में फांसी की घटना, फांसी का जो आरोप लगाया गया था भगत सिंह के ऊपर, वो पकड़े तो गए थे लेजिस्लेटिव असेंबली या संसद में, पार्लियामेंट में बम फेंकते हुए पकड़े गए थे, लेकिन जो कुछ भी वहाँ पे प्रूव नहीं हो पाया था। ठीक है, उनको जो फांसी की सज़ा हुई थी वो सैंडर्स की हत्या के प्रयास में हुई थी। ठीक, तो जो सैंडर्स की हत्या है वो भी 1928 के दरमियान ही की गई थी। दिसंबर 1928 का समय था जब सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम 1929 में असेंबली बम कांड से पहले सैंडर्स की हत्या के बारे में भी कुछ बिंदु देख लेते हैं। एक व्यक्ति है, इसका नाम है सैंडर्स। सैंडर्स एक पुलिस वाला है, इसकी हत्या कर दी जाती है। सैंडर्स की हत्या, इसकी हत्या कब की जाती है? तो 17 दिसंबर 1928 सैंडर्स की हत्या होती है 17 दिसंबर 1948 को। अब हमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं कि इसकी हत्या कब हुई, क्यों हुई और कैसे हुई, ठीक, इन तीनों प्रश्नों पर थोड़ी सी चर्चा करनी है। तो कब हुई इसकी चर्चा तो हम कर चुके हैं, 17 दिसंबर 1928 को इसकी हत्या की जाती है। किनके द्वारा? तो भगत सिंह और इसके साथियों के द्वारा। क्यों की जाती है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसकी हत्या क्यों की जाती है? तो सैंडर्स की हत्या क्यों की जाती है, इस चीज़ का या इसका कारण जानने के लिए हमें एक और घटना के बारे में जानना पड़ेगा जो कि 1927 में घटित होता है। ठीक है, 1927 की इस घटना का नाम था साइमन कमीशन का भारत आगमन। साइमन कमीशन नाम से एक आयोग का गठन किया गया था और जो कि भारत आया हुआ था। ठीक है, 1927 में इसका गठन किया गया था और ये 1928 में ही भारत आया हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे सैंडर्स की हत्या के बारे में जानने से पहले हमको, सैंडर्स की हत्या क्यों की गई थी इसको जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि इसकी हत्या के पीछे की वजह क्या थी। ठीक है, और इसकी हत्या की वजह थी साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो कि 1927 में गठित किया गया था और 1928 में ये भारत आते हैं। ठीक है, साइमन कमीशन जो कि 1927 में गठित किया गया था और 1928 में भारत आए। ठीक, अब इसकी छोटी सी ब्रीफ स्टोरी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करूँगा। असल में जो साइमन कमीशन था वो अब चाहते थे कि भारतीय लोग जो हैं वो भारत में कुछ एक ऐसा कानून जो है वो उसको लागू किया जाए जो कि संविधान के रूप में यहाँ पे कार्य कर सके। ठीक है, अब जब ये जो साइमन कमीशन भारत आया तो इसमें टोटल 7 लोग थे, इसमें से एक भी व्यक्ति जो है वो भारतीय नहीं था। इस वजह से जैसे ही ये साइमन कमीशन भारत की भूमि पर कदम रखते हैं इनका विरोध होना शुरू हो जाते हैं। ये जैसे ही ट्रेन से उतरते हैं इनका विरोध किया जाता है, जिसमें कि प्रमुख भूमिका में थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय और इनके कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए विरोध के फलस्वरूप यहाँ पे पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ती है। ठीक है, ये लोग साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे और पुलिस जो है इन पर लाठीचार्ज कर रही थी। इसी घटना के दौरान लाला लाजपत राय के सिर पर बहुत ज़्यादा लाठी लगने की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है।
तब इस घटना को भगत सिंह और इनके जो सहयोगी थे वो भी ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने जो व्यक्ति जो कि लाला लाजपत राय पर लाठी बरसा रहा था, उस व्यक्ति का नाम था सैंडर्स। सैंडर्स की लाठियों की वजह से ही, सैंडर्स की लाठी लाजपत राय जी के सिर पर लगने की वजह से ही उनकी मृत्यु हुई थी। और जो भगत सिंह थे या HSRA के जो मेंबर्स थे, वो अब सैंडर्स की हत्या करके लाजपत राय जी की मौत का बदला लेना चाहते थे। ठीक है, और यहीं पे जो साइमन कमीशन के विरोध स्वरूप लाजपत राय जी की मृत्यु हुई थी, इसी मृत्यु का बदला लेने के लिए, इसी हत्या का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या की जाती है। ठीक है, तो क्योंकि हमको सैंडर्स की हत्या से पहले अब साइमन कमीशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, इसीलिए इसको मैं थोड़े समय के लिए ब्रेक लगा करके और साइमन कमीशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा कर लेता हूँ। देखिए, मैंने ब्रीफ में आपको बता दिया कि साइमन कमीशन एक प्रपोजल लेकर के भारत आया था, लेकिन इस कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। भारतीयों के लिए कानून बना रहे हैं और भारतीय व्यक्ति एक भी इसमें शामिल नहीं था, इसीलिए इस कमीशन का विरोध किया गया। देखिए, इस कमीशन का गठन कब हुआ था? तो इसको गठित किया गया था 8 नवंबर 1927 को। इसको इंग्लैंड में स्थापित किया गया। ठीक है, इंग्लैंड की संसद से आदेश लेकर के ये कहाँ पहुँचे थे? भारत पहुँचे थे। इनका भारत आगमन हुआ था 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, मुंबई में इनका आगमन हुआ। ठीक, मुंबई में इनका आगमन हुआ। उसके बाद जैसे ही इन्होंने मुंबई में कदम रखा, वैसे ही लाला लाजपत राय जो थे और उनके सहयोगी और साथ ही जितने भी क्रांतिकारी नेता थे, वो सभी इनका विरोध करने के लिए तैयार खड़े हुए थे। ठीक है, तो 1928 में इनका भारत आगमन होता है। ये जो साइमन कमीशन भारत आया था, इस कमीशन में, साइमन कमीशन में कुल 7 लोग थे, 7 सदस्य थे, और इस सभी के सभी सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। सभी अंग्रेज सदस्य थे। ठीक है, अच्छा, इस साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? इनका उद्देश्य क्या था? तो इनका मुख्य उद्देश्य था, भारत में 1919 का जो भारत शासन अधिनियम लागू किया गया था। ठीक, मैंने आपसे कुछ अधिनियमों की चर्चा की हुई है। जैसे कि मैंने बताया था कि 1917 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स लागू किए गए थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स की घोषणा की गई थी। इसी घोषणा को 1919 में भारत शासन अधिनियम के रूप में लागू कर दिया गया था। ठीक है, भारत शासन अधिनियम के रूप में लागू कर दिया गया। ये अधिनियम क्या है? तो ये एक ऐसा कानूनों का संग्रह है जो कि भारत में शासन प्रणाली को चलाने के लिए बनाया गया था। ठीक है, और कुछ भी नहीं था। तो भारत शासन अधिनियम के रूप में भारत में शासन चलाने के लिए कुछ नियमों का संकलन है, जिसको कि भारत शासन अधिनियम कहा जा रहा है। 1919 में इसको लागू किया गया था। ठीक, अब इस अधिनियम को 10 साल के बाद में, ठीक है, 10 साल कहने का मतलब है कि 1929 आ जाएगा 10 साल बाद, तो 10 साल बाद इसको रिव्यू करने का प्रोविज़न किया गया था। जब इसको लागू करने के समय 10 साल बाद इसको रिव्यू करने का प्रोविज़न किया गया था। लेकिन क्योंकि इंग्लैंड में सरकार बदलने वाली थी, इसीलिए जो वर्तमान सरकार थी, तत्कालीन सरकार थी, उन्होंने 2 साल पहले ही साइमन कमीशन नाम से एक आयोग का गठन किया और उसको भारत भेज दिया 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा करने के लिए। ठीक है, तो साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? इसका उत्तर है 1919 के भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम की समीक्षा करने के लिए। उस अधिनियम में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या बदलाव करने की आवश्यकता है, इन चीज़ों की समीक्षा करने के लिए साइमन कमीशन को भारत भेजा गया था। ठीक है, लेकिन सभी के सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इस दल का विरोध होना शुरू हो गया था। ठीक, इस समय भारत के जो वायसराय थे, ये वायसराय का नाम है लॉर्ड इरविन। ठीक है, इरविन इस समय भारत के वायसराय थे।
और भारत के जो भारत सचिव के पद पर जो तैनात थे, जो कि ब्रिटेन की संसद में कार्य कर रहे थे, इनका नाम था बर्केनहेड। बर्केनहेड, ठीक है। तो ये हमारे हो गए वायसराय और बर्केनहेड हो गए भारत के राज्य सचिव, जो कि ब्रिटेन की संसद में काम कर रहे थे, ठीक। जैसे ही भारत में इनका विरोध होना शुरू हुआ, मतलब साइमन कमीशन का विरोध होना शुरू हुआ, वैसे ही इन्होंने भारत के नेताओं के सामने एक प्रस्ताव रखा कि आप लोग अगर किसी भी कानून पे सर्वसम्मति से, जो ब्रिटेन की सरकार के द्वारा बनाए गए कानून हैं, उन पर अगर आप सहमत नहीं हो पा रहे हैं, तो आप लोग क्यों ना अपने अपने हिसाब से एक कानून बना लीजिए जिस पे देश के सभी लोग सहमत हो सकें, ठीक है। तो इन्होंने हम भारत के लोगों को, भारतीय नेताओं को एक चैलेंज दिया कि आप लोग सर्वसम्मति से अपना संविधान बनाने का प्रयास कर लो, ठीक है। ब्रिटेन की सरकार अगर कोई प्रपोजल लेकर के आती है, उसका तो आप लोग विरोध कर रहे हैं, तो क्यों ना आप लोग अपने हिसाब से कोई संविधान बना करके और ब्रिटेन की सरकार के सामने रख दो। बस शर्त यह है कि उसमें सभी की रजामंदी होनी चाहिए, मतलब भारत का कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो उसका विरोध कर रहा हो, ठीक। तो ऐसा इन्होंने एक प्रपोजल या एक चैलेंज जो है भारत के नेताओं को दे दिया था, ठीक। लेकिन जब तक ये भारत में थे तब तक तो इनका विरोध हो ही रहा था। और इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान, साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान, भारतीय नेता जिनमें कि लाला लाजपत राय प्रमुख थे, विरोध प्रदर्शन के दौरान लाजपत राय जी के सिर पर सैंडर्स की लाठी से, सैन्य अधिकारी था, पुलिस था, सैंडर्स की लाठी से चोट के कारण लाजपत राय जी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। विरोध प्रदर्शन जब चल रहा था लाजपत राय और इनके सहयोगियों का, जो कि साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, ठीक है। साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, ये जब नारे लगाए जा रहे थे उसी दौरान यहाँ पे पुलिस कार्रवाई की जाती है और जितने भी लोग साइमन गो बैक के नारे लगा रहे थे, इस भीड़ में शामिल थे, उनको डंडों से पीटा गया, उन पर लाठीचार्ज किया गया और इसी लाठीचार्ज के दौरान लाजपत राय जी के सिर पर खूब चोट लगने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब यहीं पे जो सैंडर्स है, इसी की चर्चा हम कर रहे थे। ये जो सैंडर्स है, जिसकी लाठी से चोट लगने के कारण लाजपत राय जी की मृत्यु हुई है, इसी के हत्या का बदला लेने के लिए 1928 में जो भगत सिंह हैं और साथ में कुछ इनके सदस्य थे, इन्होंने मिल करके सैंडर्स की हत्या का प्लान बनाया हुआ था, ठीक है। फिलहाल साइमन कमीशन के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण अगर चीज़ें हैं तो इनको हम यहीं पे कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि साइमन कमीशन का टॉपिक शुरू हुआ है तो इसको यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। अब साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स थे। जो प्रमुख मेंबर थे उनका नाम था सर जॉन साइमन, ठीक है, और इन्हीं के नाम पर इसे साइमन कमीशन कहा गया, ठीक है। सभी सदस्य अंग्रेज थे, ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, और सभी सदस्य अंग्रेज थे। इसी वजह से इस कमीशन का एक और नाम पड़ गया था, इसको श्वेत कमीशन या वाइट कमीशन भी कहा गया, ठीक है। सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इसको श्वेत कमीशन या वाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। और इनके विरोध स्वरूप यहाँ पे साइमन गो बैक के नारे लगाए गए, साथ ही इनको काला झंडा दिखाया गया। साइमन का जो ग्रुप था, जो 7 मेंबर्स थे, इस पूरे कमेटी को या इस पूरे कमीशन को काला झंडा दिखाकर विरोध, ठीक है। काला रंग जो है वो विरोध का प्रतीक होता है, इसीलिए जब भी कोई बड़ी राजनीतिक रैली हो रही हो वहाँ पर काले कपड़े पहनना अलाउ नहीं किया जाता है। अगर आप काले कपड़े वहाँ पहन के जाएंगे या काले रंग का रुमाल रखेंगे, कुछ भी चीज़, अगर काले रंग का कोई कपड़ा जो कि लहराया जा सके, ऐसा कुछ भी अगर आपने काला पहना हुआ है तो उसको वहीं पे एंट्री करते समय उसको बाहर जमा करवा लिया जाता है, उतार के वहाँ फेंकने पे मजबूर कर दिया जाएगा, अदरवाइज़ आप वहाँ पे एंट्री नहीं कर पाएंगे आज के समय में भी, ठीक है। उस समय काला झंडा दिखाकर साइमन कमीशन का विरोध किया गया, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए और इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान लाजपत राय जी की
लाठी लगने के वजह से मृत्यु हो जाती है। ठीक। अब इसके बाद में जैसे मैंने बताया कि साइमन कमीशन ने भारतीय नेताओं को एक चैलेंज दिया कि आप लोग ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए कानूनों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो भाई आप अपने हिसाब से ही एक कानून बना दीजिए जो पूरे भारत के लोग जिस पर राज़ी हो सकें। ठीक है, पूरे भारत के लोग जिसको कि एक्सेप्ट कर सकें। तो भारतीय नेताओं ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और एक रिपोर्ट पब्लिश किया जिसको कि हम नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो साइमन कमीशन के द्वारा जो चैलेंज दिया गया था, इनके द्वारा एक कह सकते हैं कि हमको एक चैलेंज दिया गया सर्वसम्मति से अपना संविधान बनाने की चुनौती दी गई। ठीक है, भारतीयों को इन्होंने चुनौती दे डाली कि आप सर्वसम्मति से अपना संविधान बनाइए। ठीक, और इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए मोतीलाल नेहरू जी ने 1928 में, ठीक है, एक रिपोर्ट बनाया, एक बेसिक सा संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया जिसको कि नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, इसको भी पास किया गया था 1928 में ही, नेहरू रिपोर्ट 1928। ठीक, नेहरू रिपोर्ट बिल्कुल अच्छा था, इसमें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन एक ही समस्या थी कि मुस्लिम लीग जो है वो क्योंकि कांग्रेस से अलग होना चाहता था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में फिर से ब्रिटिशर्स ने फूट डालना शुरू कर दिया था। इसीलिए नेहरू रिपोर्ट के साथ सभी के सभी नेहरू रिपोर्ट को समर्थन दे रहे थे। देश में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, केवल और केवल मुस्लिम लीग ने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। ठीक है, और इसी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में उन्होंने अपना एक अलग से रिपोर्ट पब्लिश किया जिसको कि जिन्ना रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। जिन्ना की मतलब मुस्लिम लीग की 14 सूत्री डिमांड्स कही जाती है इसको। ठीक है, जिन्ना रिपोर्ट या मुस्लिम लीग की 14 सूत्री मांगे। ठीक है, किसके विरोध में था? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में था। नेहरू रिपोर्ट क्यों लाया गया था? तो साइमन कमीशन के द्वारा दी गई चुनौती को स्वीकार करके और उस पर काम करके मोतीलाल नेहरू जी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था जो कि भारतीय संविधान बनाने से संबंधित था। इसी को हम नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। 1928 में इसको प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इस नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना की जो 14 सूत्री मांगे थी, इन पर तो हम दोबारा वापस से आएंगे, उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल साइमन कमीशन के बारे में इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें थी। और साइमन कमीशन के दौरान, साइमन आयोग के जो आगमन थी भारत में 1928 के दौरान, इसमें जब लाजपत राय जी की मृत्यु हो रही थी तो उन्होंने एक लाइन कही थी, एक स्टेटमेंट कही थी कि मेरे ऊपर जो लाठियां हैं, उन जो एक एक लाठी लगाई गई है वो ब्रिटिशर्स के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ठीक है, ब्रिटिशर्स के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ये स्टेटमेंट था किसका? लाला लाजपत राय जी का। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो कि साइमन कमीशन से संबंधित थी। ठीक, अब हम नेक्स्ट हम मूव करेंगे सैंडर्स की हत्या की तरफ। सैंडर्स की हत्या के बारे में ही हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन क्योंकि सैंडर्स की हत्या की वजह हमको पहले जाननी थी, इसीलिए हम साइमन कमीशन की तरफ वापस लौटे थे। सैंडर्स की हत्या, अब बैकग्राउंड आपको पता चल गया, सैंडर्स की हत्या क्यों की गई थी, ठीक है, कब की गई थी और कैसे की गई है, बस इतना जानना ज़रूरी है। 17 दिसंबर 1928, 17 दिसंबर 1928 का दिन था। हमारे नए क्रांतिकारी दल, क्या नाम था इसका? HSRA। पुराने वाले क्रांतिकारी दल का क्या नाम था? HRA। ठीक है, तो अब HSRA का पहला काम था लाला लाजपत राय की हत्या का जो आरोपी है, ठीक है, पुलिस अधीक्षक, इसका नाम था सैंडर्स, इसकी हत्या करना। ठीक, तो सैंडर्स की हत्या के लिए इन्होंने प्लानिंग करना शुरू कर दिया था। और इसकी हत्या कब कर दी जाती है? 17 दिसंबर 1928 के समय में। ठीक, HSRA के बारे में अगर बस एक ही चीज़ महत्वपूर्ण है कि HSRA के जो प्रमुख नेता थे, जिसमें कि भगत सिंह,
चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु, इन सभी लोगों ने मिलकर किसकी हत्या कर दी? सैंडर्स की हत्या कर दी। इन्होंने मिलकर सैंडर्स की हत्या कर दी। ठीक है, कारण क्या था? लाला लाजपत राय जी की मृत्यु। ठीक है, लाजपत राय जी को सैंडर्स ने मारा था, इसीलिए सैंडर्स की हत्या कर दी जाती है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु के द्वारा। ठीक, तो सैंडर्स की हत्या के बारे में ये महत्वपूर्ण चीज़ें थी, ये हम देख चुके हैं। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण घटना है, अगर हम क्रांतिकारियों के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं तो एक और इवेंट है जो कि 1929 से संबंधित है। 1929 में ही इसी HSRA के द्वारा एक घटना को अंजाम दिया जाता है जिसको हम कहते हैं असेंबली बम कांड। असेंबली बम कांड। नाइनटीन की एक प्रमुख घटना है। ठीक है, अब असेंबली बम कांड के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिसको कि हम यहाँ पर देख लेते हैं। असल में जो HSRA था, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो HSRA के 2 सदस्य थे। एक का नाम था बटुकेश्वर दत्त, एक व्यक्ति का नाम है यहाँ पे बटुकेश्वर दत्त, बटुकेश्वर दत्त, और एक व्यक्ति है यहाँ पे भगत सिंह। उस समय भारत में जो न्यायपालिका कार्य कर रही थी, जिसमें ज़्यादातर जो जज थे वो ब्रिटिशर्स थे, मतलब अंग्रेज थे। वो भारतीयों से संबंधित कोई मामले को बहुत सीरियसली लेते नहीं थे, या कानून जब फैसला देना होता था तो ज़्यादातर फैसला जो है वो ब्रिटेन के पक्ष में या ब्रिटिश अधिकारियों के पक्ष में ही दिया करते थे। ठीक, भारतीय जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा दंड दिया जाता था। इसी वजह से बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने क्या किया था, यहाँ पर जो असेंबली चल रही थी वहाँ पे एक बिल को लेकर के, पब्लिक सेफ्टी बिल को लेकर के एक विवाद चल रहा था। इसी बिल को लेकर के इन्होंने क्या किया, जो संसद, भारत में जो संसद काम कर रही थी, उसी संसद में, ये संसद आज के समय का जैसा संसद नहीं था ना, इस संसद को आप इस तरीके से मान लीजिए कि जैसे आज राज्यों में विधानसभा है, उसी तरीके से उस समय पूरे देश के प्रतिनिधि चुन करके एक जगह पर बैठते थे। इसको कहा जाता था सेंट्रल असेंबली या केंद्रीय विधानमंडल। ठीक है, जो केंद्रीय विधानमंडल था, यहीं पर एक बिल को लेकर के विवाद चल रहा था, ट्रेड डिस्प्यूट एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। ठीक है, इस बिल में क्या प्रोविजन थे, तो जो मजदूर थे उनके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किए जाने से संबंधित ये जो बिल है वो चल रहा था, इस पर डिस्कशन चल रहा था। ठीक, इस पर बहस चल रही थी। और जब भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहाँ पर गए तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो ब्रिटेन की अधिकारी हैं, जो ब्रिटेन की जो सरकार है वो बहरी हो चुकी है। मतलब जो भारतीय व्यक्ति जिनका कि दमन हो रहा है यहाँ पे, उनकी आवाज़, उनका जो रिक्वेस्ट है वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट तक, ब्रिटेन के जो किंग है, क्वीन है, उन तक नहीं पहुँच पा रहा है। जो ब्रिटेन है वो बहरा हो चुका है, इसीलिए उनको सुनाने के लिए, उनके कान को ठीक करने के लिए एक तेज़ आवाज़ की आवश्यकता है। और यहीं पर उन्होंने क्या कहा, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, असेंबली में ही कुछ ऐसे बम जो कि हार्मफुल नहीं थे, सिर्फ आवाज़ करने वाले बम इन्होंने फेंके। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने असेंबली में कुछ बम फेंके। इस बम से किसी को जान माल की हानि नहीं हुई थी, ये सिर्फ सिंबॉलिक रूप से फेंका गया था, सिंबॉलिक रूप से वहाँ पे बम फोड़ा गया था कि आप अगर हमारी डिमांड्स नहीं सुनेंगे तो अगली बार ये बम जो है वो जानलेवा भी हो सकता है। ठीक है, तो उन्होंने सिर्फ सिंबॉलिक रूप से यहाँ पर बम फेंका था। और इस बम को फोड़ने के बाद में, बम फेंकने के बाद ये वहाँ से भागे भी नहीं थे,
ठीक है, इन्होंने सरेंडर कर दिया और स्वयं को गिरफ्तार होने का मौका भी दे दिया। ठीक है, तो जितने पुलिस अधिकारी थे उन्होंने मिल करके बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया। ठीक, अब इसका उद्देश्य किसी को, जैसे मैंने बताया कि किसी को नुकसान पहुंचाना इनका उद्देश्य नहीं था, इनका उद्देश्य सिर्फ सरकार को डराना था। ठीक है, और बम के साथ में इन्होंने कुछ पर्चे भी फेंके थे। ठीक है, जिसमें लिखा हुआ था बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए बम का प्रयोग किया गया है। बहरे कानों का मतलब है कि ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए यहाँ पे बम फोड़ा गया है। ठीक है, और इसी बम कांड के आरोप में बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। जेल में इन पर लंबे समय तक ट्रायल चलता है और असेंबली बम कांड में तो किसी की मृत्यु हुई नहीं थी, तो यहाँ पे इनको रिहा करने की नौबत तक आ जाती है। लेकिन जो ब्रिटेन के अधिकारी थे, जो ब्रिटिश कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे थे, ठीक है, जो गवर्नर जनरल थे और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जो पुलिस अधिकारी थे, वो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त राजगुरु इनसे बहुत नाराज़ थे। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या किया, सैंडर्स की हत्या का आरोप लगा करके, अभी भी इनके पास सबूत नहीं था कि सैंडर्स की हत्या किसने किया है, लेकिन केवल आरोप लगा करके यहाँ पे भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त, इन तीनों को ही फांसी दे दी जाती है। ठीक है, और ये जो पूरा ट्रायल है बहुत गोपनीय तरीके से चलाया जाता है, पब्लिक में ज़्यादा इनको पेश नहीं किया जाता और गुपचुप तरीके से, मतलब चोरी छिपे तरीके से इन तीनों को फांसी दे दी जाती है। ये जो पूरी स्टोरी है आपको भगत सिंह नाम की जो मूवी है उसमें बहुत अच्छे तरीके से देखने को मिलेगी। मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि आप वो मूवी एक बार ज़रूर देखिएगा। मूवी का नाम है शायद शहीद। ठीक है, इसमें जो बॉबी देओल है वो लीड रोल में है। तो शहीद नाम की जो मूवी है उसमें असेंबली बम कांड, सैंडर्स की हत्या और जो HSRA का जो गठन है, उन सभी को बहुत बढ़िया तरीके से पिक्चराइज किया गया है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम असेंबली बम कांड यहाँ तक की चीज़ों को कंप्लीट कर चुके हैं और नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से भारत में जो आपका जो कौन सा मिशन आया था, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन आने के बाद किस तरीके से एक डेवलपमेंट का जो प्रोसेस था ये कंप्लीट होता है। जैसे कि साइमन कमीशन आने के बाद जो साइमन कमीशन के जो अधिकारी थे उन्होंने भारत के नेताओं को एक चैलेंज दिया था कि आप अपने देश में सर्वसम्मति से एक कानून पास कर लीजिए। तो यहाँ पे मोतीलाल नेहरू जी ने एक नेहरू रिपोर्ट पेश किया था। उसी को चैलेंज करते हुए फिर जो मुस्लिम लीग था उसने 14 सूत्री फॉर्मूला दे दिया था। तो इस सभी को हम अपने नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।